हाँ भाई भाई साहब। कुछ गड़बड़ है। हाँ, तबीयत ठीक है बच्चों। और तबीयत बहुत पूरी तरीके से सही नहीं है, तो मुझे एक बार एग्ज़िट करके फिर से आना पड़ेगा। हाँ भाई भाई साहब। क्योंकि इसमें ना पीछे स्क्रीन नहीं आ रही है। तबीयत तो ठीक है, मेरा ओबीएस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या करूँ जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, तबीयत ठीक है बच्चों। हाँ। और तबीयत बहुत पूरी तरीके से सही नहीं है, तो मुझे एक बार एग्ज़िट करके फिर से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना पीछे स्क्रीन नहीं आ रही है। तबीयत तो ठीक है, मेरा ओबीएस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या करूँ जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों। हाँ। फिर से कि इसमें पीछे स्क्रीन नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तूने वो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की थी एक्चुअली, इसलिए वो नहीं खुल पा रहे थे। तो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग चल रही थी। 6 बज गए, 7:30 बजे तक चलेगी आपकी क्लास। नहीं, समझ आएगा, आधा घंटे ही लूँगा। अच्छा, आधे घंटे लोगे? हेलो। हाँ जी, आ गया मैं। यस। हेलो। यस। हाँ जी। तो आ गया। यस। तो बच्चों, फाइनली फाइनली मैं आ गया। और पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आ, थोड़ा सा अभी थोड़े दिन तक बैठ के क्लास लूँगा। थोड़ा जोश जोश में मैंने खड़े होकर क्लास ले ली थी, तो समझ में आ गया कि नहीं ले पाऊँगा, तो अब बैठ करके ही क्लास लूँगा। मोहित भार्गव कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। नालायक, चेंज कर ले ज़रा डीपी और नाम दोनों। हाँ, ये वही है, क्या नाम है इस लड़के का, ये जो प्रीत, प्रीत है ये। बैठे बैठे भी मज़ा आता है, अच्छा ये बात है। ठीक है भाई। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में मिली थी। आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चों? ठीक है। 2 point charges Q1 and Q2. सर आई एम स्टूडेंट ऑफ CB4 हाइब्रिड बैच मॉडर्न। सर बहुत ज़्यादा लैग, अरे आज तूने मेरे को, अपनी वर्मा, आज तूने मेरे को भेजा था यार टेलीग्राम पर मैसेज, मैंने ये कंप्लेन कर दी है। रिज़ॉल्व हो जाएगा बेटा, पक्के से रिज़ॉल्व हो जाएगा, है ना आज, या मतलब मैंने
हेड ऑफिस में कंप्लेन कर दी है और ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो इसी से शुरू करते हैं। वो दूसरी प्रॉब्लम थी बेटा, है ना, ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है, सॉफ्टवेयर में इशू है, तो होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। चलिए खैर, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at -1, 1, 1 and 3, 1, -2। नीट वाले देख सकते हैं भैया, फिजिक्स है यार, कोई भी देख सकता है, फिजिक्स जो पढ़ता है वो देख सकता है। नीट वाले, आईआईटी वाले, ओलंपियाड वाले, 12th में 11th में जो हैं वो भी वो फिजिक्स पढ़ना है। विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2। तो बच्चों Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। फोर्स किस पर देखना है? लास्ट क्लास में याद करो हमने पढ़ा था Q2 पर फोर्स देखना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए पॉइंट 1 के रिलेटिव 2 का यूनिट वेक्टर, तो R2 विद रिस्पेक्ट टू 1। नाउ द R21 वेक्टर इज R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 कर दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस R1 दैट इज माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4i कैप, और नहीं 4 नहीं, ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, और ये आ जाएगा माइनस k कैप। सही है बच्चों? ठीक है, और प्रयाग ने आंसर निकाल दिया है, वेल डन प्रयाग। और ठीक है, अब इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, तो याद करिए अपन लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात पढ़ी थी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉड्यूलस का स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो R21 कैप कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, वेक्टर रॉन्ग बनाया मैंने, ओके R2 रॉन्ग है, R2 क्या है? 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये तो सही है क्योंकि ये है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और माइनस इनिशियल वेक्टर, अच्छा ओके सही है भाई, ये और ये आएगा ना। ठीक है ग्रेट, तो ये आ गया सही, जो लिखा था पहले जो लिखा था वो सही लिखा था, 4i कैप, ये j कैप से j कैप तो कैंसिल हो रहा है भाई, तो ये तो गया काम से, और k कैप के लिए आएगा माइनस 3k कैप। ठीक है, अभी सही है बच्चों? ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 पॉजिटिव चार्जेस 2v2 - 1, ये क्या है? क्यू आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, another charge q is placed at the center of the square, resulting force acting on each corner is 0 if q is। कुल मिलाकर के 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, और आपको जो कल मैंने कहा था इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बेसिकली सर ने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अभी पूछ दिया है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, बीच में क्यू रखेंगे, और क्यू की वैल्यू क्या हो, कितनी हो, ताकि नेट फोर्स क्या लिखा हुआ है, द सेंटर एट द स्क्वायर फोर्स एक्टिंग ऑन ईच कॉर्नर इज 0, हर कॉर्नर पर 0 फोर्स आए। ठीक है, तो ये वाले प्लस क्यू के कारण इस साइड लेंथ कितनी है, ए ले लेते हैं अपन लोग, या शायद कुछ वैल्यू दी गई होगी, वो वैल्यू हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम ए ले लेते हैं। मन पटेल ने इसका आंसर भी बता दिया है, और के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इस साइड, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इस साइड, ए आंसर है -7q/4। तो भाई टिक कर दे, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर ज़बरदस्ती मैं क्यों बताऊं। हाँ भाई, किसी को डाउट हो तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ, डाउट हो तो लिख देना डाउट, अगर नहीं है ऑप्शन ए करेक्ट, गुड। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा, चार्ज (2√2 - 1) है। ओके 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 ओके, ये है, अब समझ में आया। ये जो है ना, ये वैल्यू 2√2 - 1 क्यू है, और ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो फिर आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रयान अशरफ को डाउट है। क्या डाउट है बेटा? तुमने तो आंसर बता दिया ए, फिर तुम्हें डाउट क्यों है? भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? (√2 KQ² / A²। हम्म, और ये वाला Q का फोर्स और ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा KQ² / (√2A)। ये डिस्टेंस है √2A, तो √2A²। ठीक है, चार्ज की वैल्यू 2√2 - 1 ही है बेटा। ठीक है, अब ये फोर्स की वैल्यू जो स्मॉल क्यू फोर्स लगा रहा है उसके बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे (√2 KQ² / A² प्लस KQ² / 2A² के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस A/√2 होगी। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन √2 का माइनस साइन तो अपन बाद में लगा देंगे, और यहाँ से हम स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ये है अगला क्वेश्चन जिसके इक्विलिब्रियम के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ बजाय इसके। ठीक है ना, मतलब डिस्कशन कह रहा हूँ, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और इक्विलिब्रियम जो हमने लास्ट क्लास में कहा था आपसे अर्नशॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो वो अर्नशॉस थ्योरम भी हम लोग आज देख लेते हैं। याद है मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि अर्नशॉस थ्योरम आज पढ़ाऊँगा, बोला था ना भाई? ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, फटाफट मैं एक बार देख लूँ कि मैं कहाँ पर मैंने चेंज किया था, मतलब कहाँ तक पहुँच गया था, एक बार वो देख लूँ। तो शुरू करने में जहाँ तक मुझे याद आ रहा, मैंने अर्नशॉस थ्योरम पे रुका था, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, असाइनमेंट टेलीग्राम में आएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मेरा लास्ट टॉपिक था। ओके, और असाइनमेंट आज लेट हो गया है, आगे से लेट नहीं होगा, मैंने बोल दिया है। असाइनमेंट हमेशा टाइम पर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि x है, y है, और ये z एक्सेस है। 11th के बाकी चैप्टर्स नितिन मोहन मैं तो कराऊंगा बाद में, लेकिन ऑलरेडी पुनीत सर ने करा दिए हैं फिजिक्स ओलंपियाड चैनल, ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पर। सर से मैंने अभी बोला है कि इस चैनल पर वो रिकॉर्डिंग्स आ जाएं। तो 11th कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, वो पुनीत सर ने कराए हैं बाकी के टॉपिक। जब मैं 12th कंप्लीट करा लूँगा तो वापस से रिमेनिंग टॉपिक मैं कराऊंगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को देखिए, ए पर रखा है +q, यहाँ पर रखा है +3q, इसको आप मान लीजिए b, ये है पॉइंट C, और यहाँ रखा है -2q। ये स्क्वायर है बच्चों a/a का, a साइड लेंथ, a साइड लेंथ, a साइड लेंथ। ठीक, हमसे पूछा गया है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय पहला C ऑन B। चलिए, C B पर कितना फोर्स लगाएगा ये बताइए। देवांश यादव सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल बात करिए, हमने आपको नहीं रोका है बेटा।
देवांश बोल दिया बेटा, मैं बात कर लूँ। अब आप ये मुझे बताएंगे ना कि कैसे बात करेंगे आप, मैं कैसे बताऊंगा बेटा? यहाँ लिखने से मैं बात नहीं करना शुरू कर दूंगा। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा इसके बाद चालू करूंगा। ये क्वेश्चन हो गया भाई। बाई सी ऑन बी, तो एक तो तरीका ये सीधा सीधा ये देख लो, जे कैप में आएगा, बीच की डिस्टेंस ए है, ठीक है, और दोनों फोर्स अपोजिट है। बाई सी ऑन बी तो अट्रैक्टिंग फोर्स होगा तो माइनस जे कैप आएगा, और वैल्यू कितनी होगी? के -2q मैग्नीट्यूड इंटू 3q अपॉन ए स्क्वायर, दैट्स इट। किधर की ओर? नीचे की ओर। हो गया ख़त्म, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई आपको। सेकेंड, बाई ए ऑन सी, बाई ए ऑन सी, ये कैसे निकालें? सर बैकलॉग बहुत हो गया है, कैसे कवर करें? बैकलॉग कवर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट संडे को टाइम निकालना पड़ेगा। पहले पुरानी थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व मत करो, थ्योरी पहले पढ़ लो पुरानी वाली, फिर करंट टॉपिक पे फोकस करो। बाई ए ऑन सी निकालो फटाफट जल्दी से। बाई ए ऑन सी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। ए जो सी पर फोर्स लगाएगा, तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए देख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए आर सी माइनस आर ए कर दीजिए, ठीक है। ज़रा देखते हैं आर सी माइनस आर ए की वैल्यू क्या आएगी। ये आएगी, सी पोजीशन वेक्टर कितना है देखो ज़रा ध्यान से, एक्स जेड प्लेन पर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए आई कैप प्लस ए के कैप, और आर ए साफ दिख रहा है, आर ए देखिए, ए पोजीशन कहाँ पर है? जे पर है, तो ये लिखेंगे माइनस ए जे कैप, तो ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस के कैप माइनस जे कैप। ये आ गया आर सी ए वैक्टर, दैट्स इट। ये वेक्टर होने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है भाई। इसका यूनिट वेक्टर अगर मैं बात करूँ तो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो फोर्स की वैल्यू निकालना है बहुत आसान, के Q1 Q2, सी और ए पर चार्ज देखिए, Q -2Q, ठीक है। अब आपको चार्ज विथ साइन लेना पड़ेगा क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ आर सी ए बोलिए बच्चों कितना होगा यहाँ से? √3a, अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। ये आंसर है, ठीक है। चेक कर लीजिए, ये है आंसर इस क्वेश्चन का जो अभी मैंने आपसे पूछा था बच्चों। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक थ्योरम है जिसके बारे में लास्ट क्लास में चर्चा की थी। इस थ्योरम का नाम है अर्नशॉस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? अर्नशॉस थ्योरम। अर्नशॉस थ्योरम क्या होती है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज अर्नशॉस थ्योरम? कोई बताना चाहेगा? अर्नशॉस थ्योरम एनसीईआरटी में दी है, पता है? पहली बार नाम सुना है, नहीं पता? चलिए देखें, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यार, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक forces alone स्टेबल, नहीं नाम नहीं दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ a charged particle is
नॉट पॉसिबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ना वो पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अब तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रख दीजिए प्लस क्यू, उसको पकड़ के रखिए फिक्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस की प्रेजेंट में इसको पकड़ के रख लीजिए, इसको भी पकड़ के रख लीजिए, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिए, बीच में प्लस क्यू ले लीजिए, बीचों बीच एक प्लस क्यू ले लीजिए, ठीक है। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मत लगाइए। और अब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सोचिए, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी टेंडेंसी इधर आने की होगी। अच्छा, अगर मैं इसको इस साइड डिस्प्लेस करूँगा तो टेंडेंसी इधर आने की होगी। स्टेबल है सर, देख लीजिए आप। तो आपको बताऊं, ये कंप्लीट स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता है, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस में 1D इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझी थी। एक्चुअल स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, पार्टिकल को वापस से अपनी पोजीशन करने की टेंडेंसी लगने वाला फोर्स होना चाहिए, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो स्टेबल है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, मैं इस प्लस क्यू को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं बच्चों, अब क्या कहना है, क्या इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा? इसी साइड भाग जाएगा, भाग जाएगा ना। तो इसका मतलब है कंप्लीट स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो हर डायरेक्शन में ऐसा होना चाहिए। तो एक बच्चे के दिमाग में खुराफात आई, उसने कहा देखो सर ऐसा है, यहाँ प्लस क्यू रख दो, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू रख दो, एक काम करो आप, यहाँ भी प्लस क्यू रख दो, यहाँ भी प्लस क्यू रख दो, ठीक है, 4 जगह प्लस क्यू रख दो। अब आप देखो गुरुजी कि अगर आप इस प्लस क्यू को इधर ले जाओगे तो ये वापस लौटेगा, इधर ले जाओगे तो ये वापस लौटने की टेंडेंसी रखेगा। लो जी सर, इधर ले जाओगे तो वापस रखने की टेंडेंसी, इधर ले जाओगे तो वापस। देखो सर अब तो स्टेबल है, तो हमारा आंसर होगा अच्छा इधर ले जाओ तो क्या वापस लौटने की टेंडेंसी रखेगा? ज़रूरी है। किसी और एंगल पर ले जाओ तो वापस लौटने की टेंडेंसी रखेगा। या फिर एक और बात, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन से बाहर निकाल करके छोड़ो तो बाहर ही भाग जाएगा ना, है ना। तो फिर जेड डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो एक बंदे ने और दिमाग लगाया, उसने कहा सर एक काम करो। मैंने कहा क्या? कि पूरे स्पेस में चारों तरफ चार्ज ही चार्ज लगा दो, पूरा स्पेस में एक ये लीजिए साहब, फैला दीजिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ पर, यूनिफॉर्म चार्ज आप चारों तरफ लगा दीजिए, ठीक। इस पे प्लस क्यू हर जगह फैला दिया, यूनिफॉर्म फैला दिया। अब देखो सर, अब मैं सर इस प्लस क्यू को अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेस किसी भी डायरेक्शन में करूँ तो क्या होगा? तो पता ये चलता है, जो आगे चल करके मैं प्रूफ करूँगा, निश्चिंत रहिए, कि यूनिफॉर्म चार्ज शेल के अंदर, ये थिन शेल है, इसके अंदर हर जगह फोर्स 0 होता है। मतलब आप प्लस क्यू को इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, प्लस क्यू यहीं रहेगा, इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, यहीं रहेगा। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये कंफर्म है। इसको, इस थ्योरम का प्रूफ भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन जब मैं गॉस लॉ पढ़ा लूँगा तब इसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। गॉस लॉ के समय आप मुझे चाहें तो याद दिला सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। इस थ्योरम को अभी बताना का अभी सीक्वेंस के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आगे चल करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी मायने भी रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या हैं वो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, जरा देखिए भाई ध्यान से।
ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें लेंथ एल ये दो पेंडुलम टाइप के हैं, ठीक है, सही है। दोनों की लेंथ एल है, दोनों पर मास एम है, दोनों पर चार्ज क्यू है, ठीक, और ये एंगल थीटा है। हमसे बोला गया है कि थीटा जो है, थीटा एल इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन है जो जी बी है, थीटा एल क्यू एम और जी में आपस में रिलेशनशिप बनाइए ताकि ये इक्विलिब्रियम में दिखें। सर ये दोनों थीटा क्यों होंगे? दोनों थीटा क्यों होंगे भाई? वो तो सिमेट्री से भी कह सकते हो दोनों थीटा होंगे, लेकिन क्या मैं ये रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ? क्या आप में से कोई भी ये रिलेशनशिप निकाल सकता है, सोच सकता है कैसे निकालेंगे? सर एसएचएम करेगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज ना, इन फर्स्ट एग्जाम्पल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बेटा एसएचएम करेगा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हाँ भाई, कौन बताएगा कैसे रिलेशनशिप निकाली जाए? मैं इंतजार कर रहा हूँ। बताओ फिर जल्दी से। आयुष कुमार ने बताया है सर कंपोनेंट लेके कर देंगे, कोई और मेथड बताओ। कंपोनेंट लेके तो कर ही दोगे यार भाई, टेंशन साइन एंड कॉस कंपोनेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई मेथड बताओ। सागर सिग्नल ने कहा टेन थीटा, और मेथड बताओ। देखो जरा, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, आप होशियार लोग हो, आप लोग कंपोनेंट करके कर लोगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रीत बंसल अपने ओरिजिनल नाम से आते हुए देखिए जरा, ये है एम जी, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसको एफ ई कह देते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं लगातार तो आपको याद होगा एक बात कि कोई भी मेथड अच्छा या बुरा नहीं होता, और ख़ासकर उस मेथड के लेंथ को देख करके कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है। अरे वाह मन पटेल, शाबाश, छागे गुरु तुम तो। के ने भी बोला है टॉर्क बैलेंस, क्या बात है के, तो पॉइंट ओके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दीजिए। सुरेंद्र कुमार झाकर ने भी सही कहा है भाई, लामीज थ्योरम भी लगा सकता है। फिलहाल पॉइंट ओके अबाउट टॉर्क इस पर लगने वाला। तो कितना टॉर्क है भाई? एफ ई इंटू एफ ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल कॉस थीटा बराबर एम जी इंटू एल साइन थीटा। शाबाश बच्चों, अच्छा सोच रहे हो तुम लोग। तो यहाँ से बच्चों टेन थीटा की वैल्यू आती है एफ ई बाई एम जी। आप चाहें तो ये वैल्यू डाल सकते हैं, 1/mg, एफ ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये वाली 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो भाई सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना भाई? ठीक है, चलिए अब क्या है, आप मुझे ये बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर तो आप कहोगे कि भाई ये एफ ई और एफ ई, भाई एफ ई और एम जी बराबर हैं, इसलिए इसलिए दोनों फोर्स बराबर हैं, इसलिए इसमें भी एफ ई और एम जी है, इसलिए दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2, ये है थीटा 2, ये है m1, ये है m2, ये है q1, ये है q2, ठीक है। चलो बताइएगा ज़रा, q1 इज़ नॉट इक्वल टू q2, पहला केस, बट m1 इज़ इक्वल टू m2। बताइए थीटा 1 ग्रेटर देन q1 इज़ ग्रेटर देन q2 बोल देते हैं। बताइए थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, और थीटा 1 लेस देन थीटा 2, और थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। हाँ हाँ मन पटेल भाई, बता दूंगा यार,
अभी पहले नॉर्मल वाली चीज़ें तो पढ़ा सकूं, सिलेबस जो चल रहा है। इक्वल एंगल रहेगा, मन पटेल ने बताया है। क्यों रहेगा? क्योंकि Q1 और Q2 के अलग होने से न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल नहीं हो जाएगा। अभी भी इस पर Fe और इस पर Fe बराबर होंगे। चूंकि मास बराबर हैं इसलिए mg और mg भी बराबर होंगे। तो बहुत बढ़िया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सेकंड पर आते हैं। Q1 इक्वल्स टू Q2 लो चाहे ना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। M1 इज़ ग्रेटर देन M2। चलिए बताइए, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2, θ1 इक्वल टू θ2 क्या होगा? सर आपके साजी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकती हैं, मैं प्लस प्लेटफॉर्म में हूँ। नहीं मिल सकती है क्योंकि एसआरजी की क्लासेस एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। एसआरजी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का अलग है। सब लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, θ1 लेस देन θ2 कह रहे हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारी होगा उसका एंगल छोटा बनेगा। कैसे नहीं बताया? देखो इसका आंसर बहुत सिंपल सी चीज़ ये है, ध्यान से सुनना। इन दोनों को सिस्टम ले लो, इनका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को सिस्टम ले लो, तो केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो mg होगा, m1 प्लस m2g। ठीक है। पॉइंट हो गया अबाउट टॉर्क अगर लेना है तो सेंटर ऑफ मास जो है बीचों बीच होना चाहिए। θ1 θ2 बराबर होंगे, अगर मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए m1 हैवी है, m1 हैवी है, m2 लाइटर है। सेंटर ऑफ मास को यहीं रहना है, इसके नीचे ही रहना, ध्यान रखना, रहना। तो जाहिर सी बात है m1 पास आएगा, m2 दूर जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब ये एंगल छोटा हो और ये एंगल बड़ा हो। कुछ समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है, तो यही मैं भी समझाना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन बेस्ड, अगले क्वेश्चन में भी कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4q and plus q are kept at a distance r from each other. How much and where should a third charge be placed so that all three charges are in equilibrium? चलिए फटाफट बताइए जल्दी से, इसमें कुछ बहुत बढ़िया बातें डिस्कस करूंगा मैं आपसे। वो एरोडो वाला ऑफ यूनिट वेक्टर से हो रहा था, जो वाला डिफरेंट ऑफ यूनिट वेक्टर से, ब्रीत बंसल कह रहे हैं मन पटेल से, वो एरोडो वाला डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर से हो रहा था जो, हाँ। साइन के बारे में पता नहीं भाई, क्या साइन है वो भी आपको बताना है। कोन वाला क्वेश्चन जो बार बार मन पटेल कह रहे हैं, रोलिंग कोन वाला कॉन्सेप्ट कब बताओगे? वो डाउट ओमेगा वाला बेटा, वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 जिसका आंसर है ना एंगुलर एक्सेलरेशन, वो पूछ रहे हो क्या? वो तो डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर से ही हो जाएगा जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को।
ये है +4q और दूसरा है +q। दोनों के बीच के डिस्टेंस r है। हाउ मच एंड वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट, समझ गए मन पटेल? डबल ओमेगा वाला कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ, एक एक्सेस की ओमेगा 1 थी और एक उसके अबाउट ओमेगा 2 थी, वो वाला कह रहे हो ना? सिलेबस में तो पहली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी मौका लगा तो बता दूंगा। तो वो और एक बच्चा और था, वो दूसरी चीज़ कह रहा था, वो ये नहीं कह रहा था, वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा था। देखो भाई, +4q और +q ये दो चार्ज हैं। तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए और कितना रखा जाए ताकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीनों चार्ज तो आप बीच में रख सकते हैं यहाँ पर माइनस। क्यों भाई? माइनस यहाँ रख देंगे, क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, मैं यहाँ क्यों नहीं रख सकता हूँ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये कैसे दिमाग में आया कि इसी लाइन पर रखना है? ये दिमाग में कैसे आया, पहले ये बताओ। तो जाहिर सी बात है, किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स अगर लग रहे हो, किसी भी पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में हो, तो तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि तीसरा चार्ज इन दोनों के बीचों में ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग सके। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पर है तीसरा वाला चार्ज और उसकी वैल्यू है Q, ठीक है। तो ये कितना बचा बच्चों? r-x, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो r1 और r2, ठीक है। तो यहाँ से बीच वाले पे मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। तो KQ/r1² बराबर K इंटू 4Q/Q साथ में रहेगा अपॉन r2²। यहाँ से बच्चों r1/r2 का रेशियो आ जाता है 1/2। तो इसका मतलब ये है कि ये रेशियो 1:2 में आप डिवाइड कर दीजिए r को, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? r/3, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r/3, ठीक है। यहाँ पर रखना होगा बच्चों। अच्छा सर, SCV से थ्योरी पढ़नी चाहिए? क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। सर क्लासेस थोड़ी ज़्यादा लगा दीजिए प्लीज़, हम अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे प्लीज़। बिल्कुल लगाएंगे, तबीयत सही होने दीजिए और थोड़ा लोड कम होने दीजिए, तो मैं यहाँ पर क्लास भी लेता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ें। क्यू की वैल्यू किसी ने नहीं बताई, इस क्यू की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू तो बताओ बच्चों, Q की वैल्यू तो बताइए, बताइए बताइए, कैसे निकालेंगे? बोलिए, Q की वैल्यू कैसे निकालें, जल्दी बताइए फटाफट। Q की वैल्यू निकालने के लिए किसी अगले वाले चार्ज पर फोर्स बैलेंस कर दीजिए, +Q पे मान लीजिए कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे K Q अपॉन r/3 का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड में K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये K r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9Q इक्वल्स टू 4 Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 4 Q अपॉन 9। नेगेटिव होगा, ये तो अपन देख ही चुके हैं भाई, क्योंकि नेगेटिव होना इसलिए ज़रूरी है कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो, वरना ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये वाले में अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो दोनों मिलकर के रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब शुरू होता है मेरा क्वेश्चन आप सभी से, देखते हैं कौन उस क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। मेरा क्वेश्चन है ये कि +4Q इक्विलिब्रियम में होगा, इसकी गारंटी कैसे लें विदाउट सॉल्विंग फर्दर। आपने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, आपने Q की वैल्यू भी निकाल ली है और आपने उसकी लोकेशन भी निकाल ली है। आप ये गारंटी कैसे ले सकते हो इन दो वैल्यू को निकालने के बाद कि 4Q भी इक्विलिब्रियम में होगा, जबकि हमने उसके इक्विलिब्रियम को यहाँ पर देखा ही नहीं है?
बताइए भाई। प्रयाग एनी रियल वैल्यू नहीं हो पाएगी बेटा। खैर अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि एनी रियल वैल्यू नहीं है। 2 मिनट अच्छा ठीक है। ये सोच के आइएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देखे। ठीक है मन पटेल, थोड़ा थोड़ा तुम करीब पहुंच रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास में सोच के आइएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं 1 घंटे पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो ये चीज़ डिस्कस करूंगा, और मैं जो डिस्कस करूंगा वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आय हाय हाय क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। हाँ पुनीत सर से बात करता हूँ इंडिपेंडेंट चैप्टर के लिए। बेटा पुनीत सर का भी लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, जैसे लोड कम होगा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल करूँगा। पुनीत सर से भी करूँगा, राहुल सर से भी करूँगा, रोहित सर से भी करूँगा, सबसे करूँगा।